मैं आपको 2019 में पीएम मोदी का वो पुराना बयान जो आज की डेट में है, 2019 में पीएम मोदी ने जो कहा था वो आपको याद दिलाता हूं। उसमें वो क्लियर कर रहे हैं कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये सब के चक्कर में पड़ने का नहीं है, अपना काम करते रहने का। सुनिए पीएम ने 2019 में क्या कहा। मैं इतना हैरान हूं जी, आजकल लोग झूठे फोन करते हैं। मैं पीएमओ से बोल रहा हूं, आपका नाम तय हो गया, आप दिल्ली आ जाइए। अच्छा, वो नया होता है, वो आवाज भी पहचानता नहीं, वो भी मान लेता है जी। मैं कृपा करके कहता हूं, ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं, भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं, अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। आप इस भ्रम में कभी मत आइए। कुछ तो लोग आएंगे, अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था, रात को 9 बजे नाम था यार, राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई, तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया? यहां तक जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है। मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं, 5 साल यहां रह के आया जा रहा हूं। देखिए जी, ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा, वो मिला, कुछ होना नहीं है जी। जो कुछ भी होगा, जो नॉर्म्स तय होते हैं, नॉर्म्स के आधार पर होता है। न कोई अपना है न कोई पराया है, जो जीत कर गए सारे मेरे हैं, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं, और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है, चलो कर देता हूं, चक्कर में मत पड़ना भाई। ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे, आपने इससे बच के रहना है। सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं। अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं। दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है, और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना। यानी नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके कि भाई जो नाम तय होते हैं वो एक तरीके से तय होते हैं, और फिर इधर उधर कोई कह दे कि मैं बनवा दूंगा, मैं कर रहा हूं, तुम्हारा नाम है नहीं है, इस सब पे विश्वास मत कर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तीनों राज्यों में सीएम पहले से ही तय थे। जैसे छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कह दिया था कि जनता विष्णुदेव साय को जिताए और हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे, और हुआ भी यही, उन्हें छत्तीसगढ़ का सीएम बना दिया गया। ऐसे ही राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बीजेपी की बेहद सुरक्षित माने जाने वाली सांगानेर सीट पर उतारा गया और सिटिंग विधायक का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को टिकट दिया गया, और अब उन्हें मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। तो यह भी कहा जा रहा है कि भाई इसीलिए उनको ऐसी सेफ सीट पर उतारे क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनाना था। भजनलाल को सीएम और बाकी 2 डिप्टी सीएम के चुने जाने के पीछे राजस्थान का क्या राजनीतिक समीकरण है वो भी आपको बताता हूं। देखिए, कल भी हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था कि वहां का राजनीतिक समीकरण क्या बैठा। अगर आप देखेंगे सीएम राजस्थान में सीएम बनाया गया ब्राह्मण को, भजनलाल शर्मा को, वो ब्राह्मण है, और उनकी आबादी कितनी है ब्राह्मणों की? राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों की आबादी है करीब 7%। इसी तरह से दिया कुमारी डिप्टी सीएम बनाई गई हैं, वो राजपूत चेहरा है और महिला भी फेस है। तो राजस्थान में राजपूत आबादी करीब 9% और महिला आबादी कितनी? महिला 50%। इसके अलावा प्रेमचंद बैरवा को चेहरा बनाया गया है, एक और डिप्टी सीएम। वो क्या है? वो दलित चेहरा है, और राजस्थान के अंदर दलितों की आबादी कितनी है? करीब 18%। यानी अगर आप फिर देखिए तो मामला वही बैठता है कि ये सब मिला दीजिए तो करीब वही 70-80% आबादी कवर हो जाती। तीनों राज्यों में पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पद के नए चेहरे पर दांव लगाकर 2024 के लिए एक तरह से बड़ा रिस्क भी लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तीनों राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बार न सीएम बनाया गया न ही डिप्टी सीएम बनाया गया, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह। तीनों राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों में से भी किसी को सीएम या डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी नहीं दी गई। सांसदों के साथ भी यही हुआ, और राज्य के बड़े नेता जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, बाबा बालकनाथ, किरोड़ी लाल मीणा पर भी दांव नहीं लगाया गया। इन सब नेताओं को छोड़कर पीएम मोदी ने एकदम अलग और नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया। अब इसमें रिस्क यह था कि जिन कद्दावर नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, भाई उनके बागी होने का रिस्क है, दूसरी पार्टी में तो हो ही जाता है।
कि अरे मैं तो सेंटर में मिनिस्टर था, मुझे यहां लाके विधायक बना दिए और कोई पद भी नहीं दिए, मुख्यमंत्री भी नहीं बनाए। तो ये रिस्क था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया। बड़े नेताओं का अपने समर्थक विधायकों के साथ पार्टी से अलग होने या कांग्रेस के साथ मिल जाने का रिस्क था। भाई राजस्थान में तो चल ही रहा था कि वसुंधरा क्या कांग्रेस के साथ चली जाएंगी। बड़े नेताओं के नाराज होने से राज्यों में संगठन के अंदर बड़ा डेंट लगने या अनरेस्ट पैदा होने का रिस्क था। भाई मान लीजिए यही लोग लग जाएं कि नहीं 2024 में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए काम करना था, यह रिस्क था। 2024 लोकसभा चुनाव में 3 राज्यों में 65 लोकसभा सीटों को दांव पर लगाने का रिस्क था और नए चेहरों के भरोसे 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का रिस्क था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह सारा रिस्क लिया क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी है कि भाई मैं अगर काम कर रहा हूं तो पब्लिक मेरे लिए मेरे साथ जुड़ी रही। पीएम मोदी ये सब रिस्क ले रहे हैं, लेकिन इस रिस्क के पीछे उनका अपना एक विजन भी है और उस विजन का सबसे बड़ा फैक्टर हिंदुत्व है। भाई एक तो देश को आगे बढ़ाना ये उनका विजन है ही, लेकिन हिंदुत्व को भी आगे लेकर चलना है और यह फैक्टर दलित, ओबीसी राजनीति सब पर भारी पड़ता है। अगर आप तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के प्रोफाइल को गौर से देखेंगे तो सारे नेताओं में एक चीज कॉमन है और वो है हिंदुत्व। जैसे तीनों राज्यों में जो नए सीएम बने हैं वो अपनी अपनी राजनीति के दायरे में हिंदुत्व का चेहरा है और हिंदुत्व के लिए काम करते रहे। तीनों मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आस्था और विकास को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। तीनों मुख्यमंत्री का बैकग्राउंड और उनकी राजनीतिक एक्टिविटी भी यही बताती है कि वो हिंदुत्व वाली अपनी पहचान को छिपाते नहीं हैं, बल्कि उसे गर्व के साथ लेकर चलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। तीनों मुख्यमंत्री हिंदू धर्म के लिए समर्पित हैं, धर्म की सेवा के लिए समर्पित हैं, हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटे। और इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि बड़ा फैक्टर जो नरेंद्र मोदी ने इनके अंदर देखा, इनकी जाति तो देखी, कास्ट समीकरण देखा, सब कुछ देखा, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो इनका डेडिकेशन रहा है वो भी देखा और इसलिए पता चलता है कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुत्व को लेकर किस तरह से आगे बढ़ने वाले। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनकी राजनीति में हिंदुत्व का अहम स्थान है। तीनों ही नए मुख्यमंत्री किस तरह से हिंदुत्व के लिए काम करते रहे हैं आपको जानना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश के सीएम डेजिग्नेट मोहन यादव के बारे में आपको बताता हूं, जो हिंदुत्व के मुखर समर्थक माने जाते हैं। मोहन यादव शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री थे। 2021 में मोहन यादव ही थे जिन्होंने रामचरितमानस को कॉलेजेस में वैकल्पिक विषय बनाने की घोषणा की थी। एक तरफ विपक्ष के लोग रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं और वो आदमी मुख्यमंत्री बना है बीजेपी का जो रामचरितमानस को कॉलेजेस में लेकर गया। विश्वविद्यालयों में कुलपति पद का नाम कुलगुरु करने का प्रस्ताव भी रखा। विपक्ष के एमवाई समीकरण की काट बीजेपी मोहन यादव यानी एमवाई के रूप में ले आई, जो हिंदुत्व की लाइन पर राजनीति करते हैं। भाई मोहन यादव भी तो एम और वाई ही ना हुआ, मोहन और यादव। मोहन यादव महाकाल के बड़े भक्त हैं और अक्सर महाकाल की तस्वीरें शेयर करते हैं, छुपाते नहीं हैं कि भाई मेरा कोई वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। मोहन यादव का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें वो महाकाल मंदिर का लाउडस्पीकर बंद कराने वालों को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं। सुनिए एक बार वो बयान उनका। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तुम्हारी औकात यह है बाबा महाकाल के मंदिर का माइक बंद कराओगे? अरे बाबा महाकाल तुमको छोड़ने वाला नहीं है, जहां से वहीं गाड़ देंगे कोई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हिंदू धर्म से किस तरह से आस्था से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म के लिए कुछ भी लड़ाई लड़नी हो उसके लिए आगे रहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसको छुपाते नहीं है, क्लियर। इसी तरह राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में देखिए, वो कैसे खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व की बात करते हुए बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। भजनलाल शर्मा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें भजनलाल शर्मा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो हैं वो हैं, तुष्टीकरण के लिए कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुलकर पूजा पाठ करते हैं, खुलकर हिंदुओं और हिंदुत्व की बात करते हैं। भाई सरकारी योजना में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता, लेकिन अपना धर्म थोड़े छोड़ देंगे। ये जो पुराना दो कौड़ी का सेकुलरिज्म इस देश पर लादा गया है वो नरेंद्र मोदी कैरी नहीं करते। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी समाज के हर वर्ग का विकास करना, लेकिन अपनी पहचान को लेकर कोई शर्मिंदगी या फिर किसी के नाराज होने का या वोट चिटकने का डर नरेंद्र मोदी नहीं पालते। भजनलाल शर्मा का भी यही हाल है। उनका एक पुराना बयान भी आपको सुनवाता हूं
जिसमें वो खुलकर हिंदुत्व और अपनी आस्था के बारे में बता रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ होता है ना, ये ईश्वर की मर्जी से होता है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि व्यक्ति एक कदम चलता है वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं चल सकता है। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही हुआ है, और उसी ईश्वर की कृपा से राजनीति में चल करके आए हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मैं ही नहीं पूरा देश जिस तरह से हमारी पारंपरिक जो धारणा है, हमारी धार्मिक व्यवस्था है, मैं नहीं पूरा देश उससे चल रहा है। क्या है कि हमारी जब तक हम उन चीजों पर नहीं जाएंगे, आप देख लीजिए कोई भी हमारी आस्था है, वो आस्था इस तरह की आस्था है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मैं इस बात को तो कहूंगा कि आज जो है वो ईश्वरीय देन है, और ये ईश्वर में जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वो मैं समझता हूं कि उनको कहीं भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ईश्वरवादी आदमी हूं। यानी भजनलाल शर्मा भी अपना हिंदुत्व, अपना ईश्वरवादी होना यहां छाती पर ऐसे लेके चलते हैं, छुपाने वाली बात नहीं। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी भी राजनीति की लाइन और विचारधारा हिंदुत्व की ही है। विष्णुदेव साय भी खुलकर हिंदुत्व पर अपनी बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में चल रहे कन्वर्जन के खिलाफ वो लगातार आवाज उठाते रहे। जो आरोप लगता है कि भाई हिंदुओं को जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके लिए विष्णुदेव साय लगातार लड़ाई लड़े हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और इसके खिलाफ विष्णुदेव साय ने क्या क्या किया है आप खुद देखिए, आपको पता चल जाएगा वो हिंदुत्व के लिए क्या कर रहे हैं। सरगुजा और बस्तर में दशकों से आदिवासियों का कन्वर्जन हुआ। धर्मांतरण के खिलाफ विष्णुदेव साय ने 80 के दशक से प्रोटेस्ट शुरू किए, आदिवासियों के सम्मेलन कराए, घर वापसी का कार्यक्रम चलाया, कन्वर्ट हुए आदिवासियों की डीलिस्टिंग के लिए काम किया। विष्णुदेव साय की हिंदुत्व वाली राजनीति की वजह से सरगुजा की सभी 14 सीटें बीजेपी ने कांग्रेस से छीन ली और जीत ली। बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि ये सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास गई। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मुखर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, खुलकर भगवा लहराने की बात करते हैं, कविताएं गाते हैं। छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा को हिंदुत्व का टेक्नीशियन कहा जाता है। कैसे विजय शर्मा ने 2021 में करवदा में भगवा झंडे को लेकर विवाद हुआ तो 18 दिन तक वहां पर 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट बंद करना पड़ा, कुछ घरों से भगवा झंडा उतारकर फेंक दिया गया, तो करवदा में कई बीजेपी नेताओं को जेल भेजा गया। विजय शर्मा को भी कांग्रेस सरकार ने जेल भेज दिया था, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी कि कैसे भगवा झंडा फेंक दिए जी। इसी विवाद के बाद विजय शर्मा छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व का चेहरा बन गए। विजय शर्मा कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रुख रखते हैं। सुनिए विजय शर्मा का एक पुराना बयान। कवर्धा की शांति व्यवस्था के लिए जो आवश्यक हो वो हम सब करेंगे। जरूरत पड़ी, कानून को लोगों ने न माना, अगर ऐसे लोगों ने, आपराधिक लोगों ने, तो बुलडोजर राज है साहब हमारे पास। बुलडोजर चलेगा? अरे निसंदेह चलेगा। तो ये बीजेपी के वो नए नेता हैं जो हिंदुत्व को लेकर चलते हैं और उसकी बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी कैसे देश को आगे लेकर चल रहे हैं, कैसे हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं, वो किसी से छुपा नहीं।